हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ग्रेडर बीसीए। तो हम डेटा साइंस पढ़ रहे थे एंड वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 1 एंड यूनिट 2. नाउ विल बिगिन विद यूनिट 3. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन यूनिट 1 एंड यूनिट 2. मैंने स्टेप बाय स्टेप एवरी टॉपिक कवर करा है. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी काइंडली कॉमेंट डाउन बिलो. नाउ लेट्स बिगिन. नाउ विल टॉक अबाउट पाइथन. पाइथन इतनी डिमांड में क्यों है, वाई वी यूज़ पाइथन फॉर डेटा साइंस एंड what आर इट्स इम्पॉर्टेंस एंड वाई इट इज़ प्रेफर्ड. तो पाइथन इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेटा साइंस ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी, वर्सिटैलिटी एंड वास्ट इकोसिस्टम ऑफ लाइब्रेरीज. पाइथन में बहुत सारी इनबिल्ड लाइब्रेरीज मिल जाती हैं एंड उसका जो सिंटैक्स और सिमेंटिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से पाइथन को रिकमेंड करा जाता है. ऑल्सो इट सपोर्ट स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन विद ईज़. हम सारी चीज़ें पाइथन में बहुत ईजिली परफॉर्म कर लेते हैं, इसलिए पाइथन डेटा साइंस के लिए डिमांडिंग है. सिंस देर इज़ increased demand of data science, AI, Python is also on demand language. तो कुछ की रीजंस हम पढ़ते हैं. फर्स्ट इज सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी. तो जो पाइथन का सिंटैक्स है, जैसे मैंने स्टेट करा, वो बहुत सिंपल है और इजी टू रीड है. बहुत कॉम्प्लेक्स इसमें सिंटैक्स नहीं है. तो बिगनर फ्रेंडली भी है. अगर हमें कोई लैंग्वेज सीखनी है तो पाइथन इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. एंड इट ऑल्सो अलाउ साइंटिस्ट टू फोकस ऑन मोर डेटा एनालिसिस. अगर हमारे जो सिंटैक्स है वो बहुत ईजी रहेगा तो द पीपल हु आर कैन फोकस ईजिली ऑन डेटा एनालिसिस, मतलब जो वो काम करना चाहते हैं डेटा के साथ वो उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं रैदर दैन जस्ट राइटिंग द सिंटैक्स, ओ ये एरर आ गया एंड ऑल दैट स्टफ. सेकेंडली इट हैज़ वास्ट लाइब्रेरीज. जैसे कि हमने बात करा, पाइथन में ऑलरेडी इनबिल्ड लाइब्रेरीज हैं जो बहुत ज़्यादा वर्क हमारा इजी कर देती है. वी जस्ट सिंपली हैव टू मेंशन फ्यू फंक्शंस, इंपोर्ट अ लाइब्रेरी एंड वर्क इज़ डन. तो ये जो लाइब्रेरीज का सेट है वो डेटा मैनिपुलेशन, मशीन लर्निंग और जैसे हमने विजुअलाइजेशन के कुछ पढ़े, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, डेटा को रीड करना, इंटरप्रेट करना, उस पर काम करना बहुत ईजी हो जाता है. वी डोंट हैव टू राइट द कॉम्प्लेक्स कोड फ्रॉम स्क्रैच इन पाइथन. थर्ड थिंग, इट इज़ ओपन सोर्स एंड कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है. तो पाइथन इज़ फ्री टू यूज़ और ग्लोबली इसकी एक्टिव कम्युनिटी है जो कंटिन्यूसली दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पाइथन कोडिंग और इंश्योर करते हैं कि बहुत अच्छे रिसोर्सेज पाइथन के अवेलेबल हों. फोर्थली इट इज़ स्केलेबल. पाइथन हाईली स्केलेबल है. स्मॉल से लेके लार्ज डेटा सेट्स तक हैंडल कर सकते हैं एफिशिएंटली. और परफॉर्मेंस की बात करें तो पाइथन में कुछ ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं जो मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन्स बहुत इजीली परफॉर्म करती हैं. फिफ्थ, इंटीग्रेशन एंड कंपैटिबिलिटी. पाइथन बहुत आराम से इंटीग्रेट हो जाती है बाकी सारी टेक्नोलॉजीज़ के साथ, जैसे एसक्यूएल, हडूप एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म. तो ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ भी बहुत इजीली इंटीग्रेट होती है और काफ़ी बार यूज़ भी करी जाती है. If we talk about essential libraries of Python, you should be aware of few libraries which we will study about in future as well. So Python has become the most widely used programming language in data science क्योंकि उसके पास इतनी सारी लाइब्रेरीज है कि हमारा जो काम है वो बहुत ईजीली हो जाता है. तो these libraries provide efficient tools for data manipulation, visualization, statistical analysis and machine learning. तो अब हम पढ़ते हैं कुछ एसेंशियल लाइब्रेरीज ऑफ पाइथन. सबसे पहले आती है नमपाई. नमपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन. एज द नेम सजेस्ट, ये न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन्स अगर हमें करने होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और ये बहुत फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पाइथन की फीचर्स लाइक लिस्ट, डिक्शनरी. अगर आप अवेयर हो तो उससे बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं. तो NumPy इज़ अ फंडामेंटल लाइब्रेरी फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग. मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन्स करने होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ बिग डेटा, तो NumPy इज़ वेरी यूजफुल. इट प्रोवाइड लार्ज सपोर्ट फॉर लार्ज मल्टी डायमेंशनल एरेज एंड मैट्रिसेस. तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स अगर मैट्रिसेस और एरेज में करना होता है तो NumPy इज़ प्रेफर्ड.
मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, तो ये बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म करता है। फीचर्स अगर हम बात करें तो हमें numpy में एक nd एरे मिलती है, n डायमेंशनल एरे। तो वी कैन क्रिएट an array of any number of dimension, we can perform multiplications of array, हम addition perform कर सकते हैं, division, whatever mathematical operation we want to perform easily perform हो जाते हैं with just a line of code, maybe not even a line of code, few functions। फिर उसके बाद इट हैज़ सपोर्ट ऑफ वाइड रेंज ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, रैंडम नंबर जनरेशन, बहुत सारे इसमें मैथमेटिकल फंक्शन हैं। और ये बहुत फास्टर है दैन ट्रेडिशनल पाइथन लिस्ट। अगर आपने पढ़ा होगा लिस्ट और डिक्शनरीज़ के बारे में, तो उससे ये बहुत ज़्यादा फास्टर है। और ये रिड्यूस करता है नीड ऑफ एक्सप्लिसिट लूप्स, तो लूप्स वगैरह की नीड इसमें नहीं रहती है। जैसे हमें अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मैट्रिसेस पे काम करने में लूप्स लगाने पड़ते हैं, इसमें हमें ऐसा कुछ नीड नहीं है, ये डायरेक्टली वर्क करता है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन और डेटा प्री प्रोसेसिंग में हाईली यूज़ करा जाता है। सेकेंड लाइब्रेरी की बात करें तो पांडास। पांडास इज़ मोस्ट वाइडली यूज लाइब्रेरी फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा एनालिसिस। तो जब हमें डेटा को मैनिपुलेट करना होता है, किसी तरह पे शेप करना होता है, कुछ उसमें चेंजेस करने होते हैं, पांडास इज़ हाईली वाइडली यूज। और ये बहुत पावरफुल, फ्लेक्सिबल एंड ईजी टू यूज़ लाइब्रेरी है। इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स हमें प्रोवाइड करे जाते हैं, डेटा फ्रेम और सीरीज़। हम इसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में आगे है। तो डेटा फ्रेम एक होता है जैसे टेबल, एक्सेल में यू सी अ टेबल, ऐसा टैबुलर फॉर्मेट की तरह होता है डेटा फ्रेम। और सीरीज़ टेबल का एक कॉलम मान लो, वो सीरीज़ हो गई, पूरा टेबल डेटा फ्रेम हो गया। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और इनमें बहुत सारे ऑपरेशंस हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है पांडास में, जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं टू प्रोसेस एंड एनालाइज द डेटा। की फीचर्स की बात करें तो इट सपोर्ट्स रीडिंग एंड राइटिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल फॉर्मेट्स। हम CSV फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल, एक्सेल, SQL, JSON, सबसे इसमें डेटा रीड कर सकते हैं, मतलब डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं, उनमें कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो ऑफर्स पावरफुल डेटा फिल्टरिंग, ग्रुपिंग, मर्जिंग, रीशेपिंग ऑपरेशंस। बहुत पावरफुल ऑपरेशंस इसमें प्रोवाइड करे जाते हैं, जिससे हमें हमारा जो टाइम है वो भी बचता है और काम भी एफिशिएंटली हो जाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अस टाइम सीरीज एनालिसिस एंड हैंडलिंग मिसिंग डेटा। जैसे हमने पढ़ा, हम डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं, तो पांडास इज़ वाइडली यूज इन डेटा प्री प्रोसेसिंग। और ये फास्ट परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करता है इवन विद द लार्ज डेटा सेट। एंड इट इज़ यूज इन डेटा साइंस फॉर डेटा क्लीनिंग, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, दैट इज़ जब हम समराइज़ कर रहे होते हैं, मीन मीडियन मोड एनालाइज कर रहे होते हैं डेटा को, आउटलायर्स कहाँ हैं, ये वो, उन सब चीज़ों में पांडास इज़ वाइडली यूज। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। हमने ये पढ़ा था, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, रीशेपिंग, जब हमें डेटा को कुछ उसमें फीचर इंजीनियरिंग करनी होती है, कुछ चीज़ें ऐड करनी होती है या रिड्यूस करनी होती है, तो उसके लिए पांडास इज़ हाईली यूज्ड। Next library is matplotlib. Matplotlib is used for data visualization. जब हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है, ग्राफिकली समझना होता है थ्रू चार्ट्स, ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट्स, ये सब चीज़ों से। तो इट इज़ अ वेरी क्रूशल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द डेटा एंड ऑल्सो कम्युनिकेटिंग द इनसाइट्स। डेटा को पहले समझने के लिए भी हमें उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे हमने बॉक्स प्लॉट पढ़ा, हमने स्क्यूनेस के लिए पढ़ा, स्कैटर प्लॉट पढ़ा, ये सब चीज़ें जो हम करते हैं, ये हम मैटप्लॉटलिब पे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं बाय राइटिंग फ्यू लाइंस ऑफ कोड। और डेटा को अंडरस्टैंड करना, और बाद में जब हमने एनालिसिस कर लिया, तो उसके हमें रिजल्ट्स भी अगर कम्युनिकेट करने हैं, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैटप्लॉटलिब इज़ हाईली इफ़ेक्टिव। तो ये हाईली कस्टमाइजेबल है, हम इसमें कलर्स, लेबल, एक्सेस, लेजेंड, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बहुत अट्रैक्टिव ग्राफ्स हमें प्रोवाइड करता है। इसमें मल्टीपल प्लॉट टाइप्स हैं, हम लाइन चार्ट बना सकते हैं, बार चार्ट बना सकते हैं, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट्स, वेरियस काइंड ऑफ प्लॉट्स अकॉर्डिंग टू आवर ओन नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द डेटा। और ये बड़ी बात ये है कि वी कैन यूज़ इट इन कॉम्बिनेशन विद अदर लाइब्रेरीज। जैसे पांडास और नम्पाई से डायरेक्टली हम डेटा उधर मैनिपुलेट करा, जैसे मैनिपुलेट करा, हमने फटाफट मैटप्लॉटलिब से उसको प्लॉट भी कर दिया।
तो दिस इज़ हाउ पाइथन वर्क्स एंड इट इज़ वेरी एफिशिएंट लैंग्वेज. तो मैटप्लॉटलिब डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ होता है जब हमें ट्रेंड्स देखने होते हैं, पैटर्न्स देखने होते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस करना होता है, कंपेयर मल्टीपल डेटा सेट्स, और मॉडल की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करना होता है. जैसे हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग, उसमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनती है एंड ऑल दैट स्टफ. तो मशीन लर्निंग में भी हाईली यूज्ड करा जाता है मैटप्लॉटलिब. नेक्स्ट लाइब्रेरी इज सीबॉर्न. सीबॉर्न इज स्टैटिस्टिकल डेटा विजुअलाइजेशन. अब जब मैटप्लॉटलिब के ऊपर सीबॉर्न बना है क्योंकि ये बहुत और ज़्यादा विजुअली अपीलिंग और इजी टू यूज स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स बनाता है. जब हमें डीपर जाना होता है, डेटा की नॉलेज लेनी होती है, तो हम सीबॉर्न यूज़ करते हैं. तो इट वर्क्स वेल विद पांडास और हमें हाई लेवल प्लॉटिंग में हेल्प करता है. जब हमें बहुत हाई लेवल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी होती है तो हम सीबॉर्न को यूज़ करते हैं. तो इसमें भी की फीचर्स की, इसमें बहुत सारी प्री डिफाइंड थीम्स हैं, कलर्स हैं, प्रोफेशनल लुकिंग प्लॉट्स हैं. इसमें एडवांस विजुअलाइजेशंस होती हैं, जैसे हीट मैप्स, हम पढ़ेंगे इनके बारे में. हीट मैप्स यूज़ करे जाते हैं जब हमें फीचर्स के बीच में, जैसे वेरियस फीचर्स होते हैं उनके बीच में कोरिलेशन देखना होता है. और बहुत सारी चीज़ें, इसमें बॉक्स प्लॉट्स वगैरह यूज़ होते हैं. एंड ये भी सीमलेसली हम डेटा फ्रेम्स के साथ आराम से वर्क कर सकते हैं. तो ये डेटा साइंस में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज़ करा जाता है और फीचर कोरिलेशन के लिए यूज़ करा जाता है. फीचर कोरिलेशन मतलब हमें जब रिलेशनशिप जाननी होती है हमारे फीचर्स के बीच में. एंड डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस. तो बेसिकली सीबॉर्न इज़ थोड़ा सा यूज फॉर हाई लेवल प्लॉटिंग above matplotlib. Then we have scikit-learn. This is used for machine learning. जब हम अपनी, जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा, तो उसमें हम एक इक्वेशन निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं. तो ये प्रेडिक्शन हम मशीन लर्निंग में करते हैं. ऐसे और भी बहुत सारी एल्गोरिथम्स यूज़ करके करते हैं. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं scikit-learn. scikit-learn मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है. इसमें बहुत सिंपल और एफिशिएंट टूल्स हमें प्रोवाइड करे जाते हैं जिससे हम अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, बहुत सारी इसमें डिफाइंड है, हम वो यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर डेटा. तो रिग्रेशन प्रॉब्लम होती है जो हमने अभी सॉल्व करी थी, लीनियर रिग्रेशन, जिसमें हम न्यूमेरिकल डेटा पे काम कर रहे होते हैं. क्लासिफिकेशन होता है जब हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा होता है, जैसे टर्म्स वाला डेटा होता है, मेल फीमेल, और जैसे एनिमल्स हो गया, कैट डॉग, ऐसे वाला कैटेगराइजेशन होता है. क्लस्टरिंग भी होता है, इसमें डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करना होता है जो हमने डिस्कस करा था. जैसे हमें फीचर्स रिड्यूस करने होते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं तो एक्यूरेसी मॉडल की कम होती है, तो फीचर को रिड्यूस करना, ये सब चीज़ें मशीन लर्निंग में आती है. और ये मशीन लर्निंग में हम परफॉर्म करते हैं यूजिंग scikit-learn लाइब्रेरी. तो इट इंक्लूड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. जैसे हमने बात करा, लीनियर रिग्रेशन को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो हम ये वाली लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करते हैं. बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं ये, डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन, रैंडम फॉरेस्ट. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड अस यूटिलिटीज़, मतलब फीचर्स टू डेटा प्री प्रोसेस एंड मॉडल इवेल्यूशन. जब हम ऐसे लीनियर रिग्रेशन हमने पढ़ा, इसकी हम कोडिंग करके पूरा मॉडल बना सकते हैं टू प्रिडिक्ट द ग्रेड, है ना. तो ये सारी चीज़ scikit-learn लाइब्रेरी के अंडर आती हैं. उसके अंदर सारे फीचर्स हमें ऑलरेडी डिफाइंड है टू मेक अ मॉडल, टू प्रिडिक्ट और टू इवेल्युएट इट्स एक्यूरेसी. तो ये प्रिडिक्टिव मॉडल बनाने के लिए, फीचर इंजीनियरिंग के लिए, और मॉडल को फिर इवेल्युएट करने के लिए, देखने के लिए कि वो कितना अच्छे से काम कर रहा है, कितनी अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है, ये सारी चीज़ें आती हैं scikit-learn लाइब्रेरी के अंडर. नेक्स्ट लाइब्रेरी इज़ टेंसरफ्लो एंड पाइटॉर्च. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन वेरियस पाइथन लाइब्रेरीज. तो 5-6 मार्कर्स में यू हैव टू एक्सप्लेन 5-6 लाइब्रेरीज ऑफ पाइथन. सो आई हैव एक्सप्लेन फ्यू लाइब्रेरीज. सो इसमें से जो भी आपको आपके अकॉर्डिंग अंडरस्टूड होता है, यू कैन लर्न देम अकॉर्डिंगली, अंडरस्टैंड देम एंड राइट देम इन द एग्ज़ाम. तो टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च ये होता है डीप लर्निंग के लिए यूज़ कर. जब हमें डीप लर्निंग करनी होती है तो दीज टेंसरफ्लो, it is developed by Google, and PyTorch, which is developed by Facebook, are the two most popular deep learning frameworks. They are used in AI and neural network based application. जो आजकल AI आ रहे हैं और न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करे जाते हैं,
न्यूरल नेटवर्क्स आर बेसिकली जैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है, ऐसे ही कुछ न्यूरल नेटवर्क्स वर्क करते हैं, उसमें वेरियस न्यूरॉन्स होते हैं, वो फिर डेटा को इंटरप्रेट करते हैं एंड फिर प्रिडिक्ट करते हैं। तो अभी के लिए इतना समझना फ़ाइन है आई थिंक। और ये टूल्स प्रोवाइड करती है, ये वाली जो लाइब्रेरी है टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च, दे प्रोवाइड टूल्स टू बिल्ड दीज न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग मॉडल। और ये हाईली ऑप्टिमाइज्ड होते हैं फॉर जीपीयू एक्सेलरेशन। फिर अगर हम बात करें डेटा साइंस में, ऑब्वियसली डीप लर्निंग के लिए, न्यूरल नेटवर्क के लिए, प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए, बेसिकली ये डीप लर्निंग के लिए यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं numpy के। सो वी हैव स्टडीड फ्यू पाइथन लाइब्रेरीज विच आर वाइडली यूज्ड इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। तो अब हमारे सिलेबस में numpy और pandas के बारे में है, टू अंडरस्टैंड देयर कोड्स एंड हाउ दे वर्क। तो लेट्स बिगिन विद numpy। तो numpy हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि न्यूमेरिकल डेटा होता है एंड हाउ इट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो हम वो देखेंगे कि कैसे numpy मल्टी डायमेंशनल एरेज ऑब्जेक्ट्स बनाता है और उन पे काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये कमांड लिखनी होती है पिप इंस्टॉल numpy, अगर हमारे पाइथन में numpy इंस्टॉल नहीं है। नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि numpy एरे और लिस्ट में डिफरेंस क्या है। तो मैंने पहले बताया था कि जो numpy एरे है वो लिस्ट से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशनली फास्ट है। तो लिस्ट होता क्या है, तो लिस्ट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो हम इसमें भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बट द थिंग इज जब हम numpy एरे यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा वो बना ही उसके लिए है, तो इट वर्क्स वेरी एफिशिएंटली। तो numpy आर यूज टू स्टोर न्यूमेरिकल डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा स्टोर कर सकते हैं, वेयर एज लिस्ट में हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट होते हैं बट इसमें होमोजीनियस होते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट आर नॉट स्टोर कंटिग्यूस इन मेमोरी, मतलब कि इसमें ये मेमोरी है तो कोई यहाँ स्टोर्ड है, कोई यहाँ स्टोर्ड है, कोई यहाँ स्टोर्ड है, तो कंटिन्यूसली स्टोर्ड नहीं होते, कंटिग्यूसली स्टोर्ड नहीं होते। बट numpy एरे में ये कंटिग्यूस एक लोकेशन मिलता है और वहीं पे स्टोर्ड होता है। इससे क्या होता है कि जो कैलकुलेशंस करनी होती है, ऑपरेशंस करने होते हैं, वो फास्टर होते हैं कंपेयर टू द लिस्ट, बिकॉज पहले तो हम इसमें मेमोरी लोकेशन फाइंड करने में इतना टाइम लगा देते हैं, तो इसमें वो चीज़ नहीं होती है। थर्डली, लिस्ट डू नॉट सपोर्ट एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। जैसे कि अगर हमें ऑपरेशन करना है फ्रॉम वन एलिमेंट, इस लिस्ट का वन एलिमेंट एंड इस लिस्ट वन एलिमेंट, तो बिकॉज लिस्ट में सेम टाइप ऑफ डेटा नहीं होते तो एलिमेंट वाइज ऑपरेशन करना इसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है। सिंस एरे में एलिमेंट वाइज ऑपरेशन बहुत इजीली हो जाता है। जैसे कि A1 एक एरे है, हम A1 पूरी एरे को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम ऐसे करके लिखते हैं तो हमारी पूरी एरे के हर एक एलिमेंट 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो वहाँ पे एरे में, numpy एरे में ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म करना बहुत ईजी होता है। List can contain objects of different data type, but Python must store type information of every element along its element value. So जो लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है, इतना कुछ स्टोर करना पड़ता है, एलिमेंट टाइप, एलिमेंट वैल्यू, बट numpy टेक्स अप लेस स्पेस इन मेमोरी, इसीलिए वो और एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू लिस्ट। और उनको कोई डेटा टाइप स्टोर करने की सेपरेटली नीड नहीं पड़ती है, बिकॉज इट स्टोर सेम टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स। लिस्ट इज अ पार्ट ऑफ कोर पाइथन। कोर पाइथन का पार्ट है लिस्ट, बट जो numpy एरे है, ND एरे, इट इज़ पार्ट ऑफ numpy लाइब्रेरी विच इज़ द पार्ट ऑफ पाइथन। आई होप यू अंडरस्टूड कि लिस्ट क्यों यूज़ करते हैं और एरे क्यों यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम एरेज को क्रिएट कैसे करते हैं। सो देयर आर सेवरल वेज ऑफ क्रिएटिंग एन एरे, एक मेथड नहीं होता, वी हैव मल्टीपल मेथड्स। सबसे पहले जब हमें numpy यूज़ करना होता है, वी हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट, इम्पोर्ट numpy एज MP। इम्पोर्ट मतलब कि हम numpy को अपने सेल पे मंगवा रहे हैं। numpy एज, हम कुछ भी नाम ले सकते हैं। numpy क्योंकि बड़ा नाम हो जाता है, बार बार numpy लिखेंगे, तो इससे बेटर है हम कोई शॉर्ट नेम ले लें। इसमें मैंने MP लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, PP, AP, वट एवर यू लाइक। तो ये एक एलियास नेम होता है।
अब हम बात करते हैं कि हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दे दें, हमने एक एरे क्रिएट करी है array1 नाम से, और लिखना क्या होता है, सिंटैक्स np.array। np इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग हेयर। हमने इंपोर्ट करा numpy एज np, अब हम np ही यूज़ करेंगे हर जगह। तो np.array ये एक फंक्शन है, और इसके ब्रैकेट में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ जो एलिमेंट्स लिखेंगे वो एरे बन जाएगा। सो 10, 20, 30 वुड बी डिस्प्लेड। जब हम array1 प्रिंट करवाएंगे तो ऐसे आउटपुट आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बनाया array2, इसमें हमने लिखा np.array, उसके सर्कल पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट्स जिसमें हमने वैल्यूज़ दे दी, और हमने array2 प्रिंट करवा दिया। So this is how first we import the library and we give a name np whatever, and then we write the name of the array जो भी हमने बनानी है, it can be anything, a1 array1 whatever, then we write np.array और जो भी हमारे array के elements हैं within the parenthesis। तो ये हमने बनाई है 1D array। 1D array मतलब कि एक इसमें सिंगल रो ऑफ एलिमेंट्स ही हैं, तो इसको 1D एरे बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो 1D एरे। 2D एरे होंगे जब उसमें एक और नीचे रो होगी। ओके, सो वील ऑल्सो लर्न हाउ टू क्रिएट दैट। रिमेंबर कि अगर हमने फ्लोटिंग पॉइंट मेंशन करा है और इंटीजर मेंशन करा है, तो हमारे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ही स्टोर होंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं 2.4, 3 पॉइंट, इट मीन्स 0, 4.91 तो 7 पॉइंट, 0 पॉइंट एंड -1 पॉइंट, तो सारे ही फ्लोट में सेव हुए हैं। सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे। तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें एरे फंक्शन के अंदर ब्रैकेट ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर जो भी हमें जितनी भी वैल्यूज़ पास करनी है, जितनी भी रोज वी कैन पास दैट। दिस इज़ हाउ वी क्रिएट 2D एरे। नाउ वी हैव अदर वेज ऑफ क्रिएटिंग एन एरे। हमने अभी एरे फंक्शन से देखा, np.array लिख देते हैं। तो फर्स्ट यही होता है एरे फंक्शन जो हमने अभी सीख के भी आए हैं, np.array। देन वी कैन मेंशन, जैसे यहाँ पे हमने 2 पास करे, दैट मीन्स इसमें 2 रोज होंगी, है ना। एंड डेटा टाइप हमने फ्लोट मेंशन कर दिया। वी कैन एक्सप्लिसिटली मेंशन कि डेटा टाइप हमें क्या रखना है, तो हमने यहाँ पे d टाइप इज इक्वल टू फ्लोट कर दिया। देन हमने array4 प्रिंट करवा दिया। तो फर्स्ट मेथड इज दिस कि यूजिंग एरे फंक्शन। इफ़ वी टॉक अबाउट सेकेंड मेथड, सो वी कैन क्रिएट एन एरे विद ऑल द एलिमेंट्स इनिशियलाइज टू 0। अगर हमें एक एरे बनानी है जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 हों, तो वी कैन क्रिएटेड बाय द फंक्शन कॉल्ड जीरोस। जैसे हमने array5 बनाई np.zeros और 3,4। 3,4 मतलब कि 3 रोज होंगी एंड 4 कॉलम्स होंगे। So first one is rows and second one is columns. So see, there are 3 rows and 4 columns, all of 0. So this is the second method to create an array. Then we have third method. If you want to create an array with all the elements initialized to 1, सारे elements array में 1 हो, तो उसके लिए हमारा फंक्शन होता है ones। तो हमने एक array बनाई array6 नाम की, np.ones, और हमने यहाँ पे लिखा 3,2 पास करा, मतलब कि 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3 रोज 2 कॉलम्स। तो हमारी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो 1 वैल्यूज़ ऑफ एरे बन गई, और ये फ्लोट में होंगे बाय डिफ़ॉल्ट। यू कैन मेंशन d टाइप इज इक्वल टू इंटीजर, तो इंटीजर वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट वी कैन क्रिएट एन एरे विद नंबर इन अ गिवन रेंज। जैसे हम कहते हैं कि हमें 0 to 5 चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास ये फंक्शन होता है ए रेंज। तो हमने यहाँ पे array7 नाम की एरे बनाई है, इज इक्वल टू फंक्शन लगाया है np.arange6। तो इसका क्या मतलब होता है कि अ वैल्यू वुड स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट विल एंड लेस देन दिस वैल्यू, दैट इज़ 5। तो दिस क्रिएट्स स्टार्ट वैल्यू 5 एंड स्टेप साइज इज़ 1। तो हमने कुछ मेंशन नहीं करा, मतलब कि हर एक एलिमेंट उसमें प्रिंट होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 वुड गेट प्रिंट जब हम array7 प्रिंट कराएंगे। अगर हम ए रेंज मेथड में
स्टेप साइज मेंशन करते हैं। जैसे एरे 8 देखिए, हमने एरे 8 बनाया, np.a रेंज, हमने लिखा स्टार्ट -2, एंड 24 एंड 4 इज़ द स्टेप साइज, मतलब कि -2 से शुरू करो, देन लीव 4, दैट इज़ -1 0 1 2, तो हम 4 स्टेप लीव कर रहे हैं, तो 1 2 3 4, तो 2 प्रिंट होगा। फिर उसके बाद 4 स्टेप 3 4 5 6, तो यहाँ से 4 स्टेप 6 प्रिंट होगा। फिर 4 स्टेप दैट इज़ 10 प्रिंट होगा। सो दिस इज़ हाउ ये 4 जो यहाँ पे हमने लिखा है, ये हम स्टेप वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं कि इतने इतने गैप पे प्रिंट करो। सो दिस इज़ द स्टार्ट वैल्यू -2, 24 इज़ द एंड वैल्यू, एंड ये होता है स्टेप वैल्यू। तो एक ये मेथड है एरे 8 वाला, और एक ये है। तो हमने यहाँ पे जनरली 6 लिख दिया, मतलब वो कह रहा है कि 0 से 5 तक प्रिंट कर दो। तो स्टेप साइज इसमें ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, और यहाँ पे हम एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहे हैं कि हमारा स्टेप साइज 4 होना चाहिए। स्टार्ट -2 से करो, एंड 24 पे करो।